हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लेखांकन शब्दावलियों को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस 3-4 वीडियो में लेखांकन शब्दावलियों के बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी कुछ और शब्दार्थ बाकी हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग संपत्ति को लेकर बात करेंगे कि संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, या यूं कहें कि संपत्तियों का वर्गीकरण किस आधार पर हम लोग करें, उसको विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है, उदाहरण सहित बताया है। और आपको ये वर्गीकरण आना चाहिए क्योंकि अलग अलग संपत्तियों के साथ अलग अलग प्रकार का आपको व्यापारिक व्यवहार में ट्रीटमेंट करना होगा। इसलिए संपत्तियों के मध्य आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार की संपत्ति को किस रूप में हम लोग पहचानेंगे। तो स्टार्ट करें आज की ये वीडियो। उसके पहले आप सभी का ये YouTube चैनल है, तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो आपके व्यूअर्स अपने कौन सा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन का बटन जरूर से दबाएं, क्योंकि जो भी नई वीडियो आपके इस पे YouTube पे अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और अपने इस चैनल को जितना आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करेंगे उतना ही हमारे को कौन सा प्रोत्साहन मिलेगा। ये वीडियो आप सभी के लिए हैं, इसका कोई शुल्क या किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। देखें, सबसे पहले आज की इस वीडियो में संपत्ति किसे कहा जाए। संपत्ति यानी एसेट्स किसे कहें। संपत्ति का मतलब क्या है। व्यवसाय की प्रत्येक वस्तु जिस पर व्यापारी का स्वामित्व होता है संपत्ति कहलाती है। तो संपत्ति का मूल गुण यही है कि जिस वस्तु के संदर्भ में आप ये समझ रहे हैं कि वो व्यापार की व्यवसाय की संपत्ति है, तो ये देखना होगा कि उस वस्तु पर व्यापार का स्वामित्व है कि नहीं है। अगर वो व्यापार के स्वामित्व में है या स्वामित्व संबंधी अधिकार व्यापार के पास है, तो वो वस्तु व्यापार की संपत्ति कहलाती है। इसमें वह धन भी शामिल है जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों से लेना है। जो भी रकम हमें अन्य किसी व्यक्ति विशेष से लेना है वो राशि हमें भविष्य में प्राप्त होगी, तो ऐसी प्राप्य योग्य राशि भी व्यापार की संपत्ति कहलाती है। अतः ऐसी समस्त वस्तुएं जिससे भविष्य में व्यापार को नगद या कोई लाभ प्राप्त होना है वह व्यापार की संपत्ति कहलाएगी। हमने उधार माल बेचा था, उस व्यक्ति को नाम दिया देनदार। देनदार हमारे को उधार विक्रय की रकम भविष्य में देगा, तो वो व्यक्ति देनदार भी व्यापार की क्या है, संपत्ति है। तो ऐसी सभी वस्तुएं या ऐसी वह राशि जो व्यापार को भविष्य में नगद के रूप में या लाभ के रूप में प्राप्त होगी वो सभी व्यापार की संपत्ति कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को लिया है यहाँ पर, जैसे नगद, कैश। व्यापार में नगद रोकड़ पड़ी है, इस नगद रोकड़ से ही आप भविष्य में संपत्तियां खरीदेंगे, माल खरीदेंगे, ये व्यापार के लिए काम में आएगी, इसलिए संपत्ति है। बैंक में पड़ी हुई रकम भी इसी प्रकार से हमारे को काम में आएगी, तो वो भी हमारे व्यापार की क्या है, संपत्ति है। स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या समझाता, रहतिया। व्यापार में न बिका हुआ माल रहतिया कहलाता है स्टॉक। अब ये कब बिकेगा, निकट भविष्य में बिकेगा, तो इसके बिकने से व्यापार को क्या प्राप्त होगी, आय की प्राप्ति होगी, इसलिए ये स्टॉक रहतिया भी व्यापार की संपत्ति है। इसी प्रकार से फर्नीचर, मशीन, भूमि, भवन ये व्यापार की स्थायी संपत्तियां हैं, व्यापार में लंबे समय तक विद्यमान रहेगी और इनके आधार पर ही हम व्यापार का आपका कौन सा संचालन कर रहे हैं या व्यापार को संचालित कर रहे हैं या व्यापार के संचालन में इनका सहयोग ले रहे हैं। तो ये संपत्तियां भी व्यापार को कौन सा लंबे समय तक लाभ प्रदान करेगी, इसलिए ये भी व्यापार की संपत्तियां हैं। इसी प्रकार से मैंने कहा देनदार, जिसको अपन ने उधार माल बेचा था, अगर वो लिखित स्वीकृति हमें दे दे कि मैं आपके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या आपको एक निश्चित राशि निश्चित समय पश्चात दूंगा, तो ऐसी लिखित स्वीकृति क्या कहलाती है, प्राप्य विपत्र। तो देनदार से प्राप्त योग्य राशि या देनदारों के प्राप्त विपत्र की वो राशि जो भविष्य में प्राप्त होगी वो भी व्यापार की क्या है, संपत्ति है।
इन सभी टर्म्स को अपन ने प्रीवियस वीडियो में काफी विस्तार से समझा है। जिन्होंने ये नहीं देखी है तो वो गत वीडियो को जरूर से देखें। अब प्रश्न आता है कि संपत्ति को लेकर एक परिभाषा दे रखी है कि संपत्तियों से आशय ऐसे भावी आर्थिक हितों से होता है जिन पर किसी संस्था या व्यक्ति विशेष का स्वामित्व अथवा नियंत्रण होता है। तो ये एक परिभाषा आप लोगों को दे रखी है, उसके आधार पर ये विशेषताएं संपत्तियों में होना आपके कौन सा जरूरी है। सबसे पहले साधन अथवा संपत्तियां मूल्यवान होनी चाहिए। जिसे आप संपत्ति बोल रहे हैं वो साधन आपके क्या होना चाहिए, मूल्यवान, जिसे आप मुद्रा में व्यक्त कर सकें, मुद्रा में मूल्यांकित कर सकें। और साधनों पर व्यवसाय का स्वामित्व होना चाहिए, यानी उन आपके साधनों पर या उस प्रकार की आय पर अधिकार, स्वामित्व किसका होना चाहिए, व्यवसाय का होना चाहिए। साधन जो भी हैं, वस्तु जो भी है, उसको मुद्रा में आपके मापी जाने वाली आपकी लागत पर प्राप्त किए गए हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो संपत्ति, जिसे आप संपत्ति कह रहे हैं, उस रकम को या उस वस्तु को जिस पर व्यापार का स्वामित्व है, तो यह स्वामित्व किसी प्रतिफल के भुगतान के पश्चात प्राप्त हुआ हो, यह बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो संपत्ति है उसका मूल्य आपने चुकाया हो, तो वो अगर चुकाया गया है तभी वो वस्तु आपके व्यापार की क्या कहलाएगी, संपत्ति कहलाएगी। ये बात का ध्यान रखें। तो संपत्ति वही वस्तुएं हैं जिस पर व्यापार का स्वामित्व हो, जिसका प्रतिफल मुद्रा या मुद्रा तुल्य वस्तु के रूप में आपने भुगतान किया हो, तो वो सभी वस्तुएं, वो समस्त अधिकार व्यापार की क्या कहलाती है, संपत्ति कहलाती है। अब इस संपत्ति को समझने के लिए संपत्तियों को हम अलग अलग आपके कौन सा आधार पर बांटेंगे और उन्हीं के प्रकार को अपन विस्तार से समझें। संपत्तियों को हम लोग कौन सा दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, गैर चालू संपत्ति और कौन सा चालू संपत्ति। इन गैर चालू संपत्तियों को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, मूर्त संपत्तियां और कौन सा अमूर्त संपत्तियां। तो ये संपत्तियों का वर्गीकरण है। चिट्ठे के अंदर संपत्तियों को इसी क्रम में आप लोगों को बताना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं गैर चालू संपत्तियां, जिसके अंदर सबसे पहले समझेंगे मूर्त संपत्तियां। किसे कहा जाए गैर चालू संपत्तियां, नॉन करंट एसेट्स। इन संपत्तियों को माल उत्पादन करने अथवा सेवा प्रदान करने के लिए लंबी अवधि के लिए खरीदा जाता है, न कि विक्रय के लिए। ये उन संपत्तियों को बोला गया गैर चालू संपत्ति जो या तो माल के उत्पादन के लिए या सेवा प्रदान करने के लिए आपने दीर्घ काल के लिए खरीदी है। इन संपत्तियों का उद्देश्य विक्रय करना नहीं होता है, ये व्यवसाय में काम लेने के लिए आपने कौन सा खरीदी हो और ये व्यापार में दीर्घ काल तक आपके विद्यमान रहे, तो उन्हीं संपत्तियों को गैर चालू संपत्ति कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं। दीर्घकालीन विनियोग आपने किया है, या स्थायी संपत्तियां जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीन, कंप्यूटर, मोटर गाड़ी, फर्नीचर इत्यादि। ये सभी स्थायी संपत्तियां दीर्घ काल तक व्यापार में रहेगी और व्यापार को लाभ प्रदान करेगी, इसलिए इन संपत्तियों को क्या नाम दिया गया, गैर चालू संपत्ति। गैर चालू संपत्तियों को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं, एक तो मूर्त संपत्तियां और दूसरा कौन सा, अमूर्त संपत्तियां। इस मूर्त संपत्तियों को समझें, किसे कहा जाए, मूर्त संपत्तियां। मूर्त संपत्तियां यानी आपके टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है, मूर्त संपत्तियां उन्हें कहते हैं जिन्हें देखा छुआ जा सके, अर्थात जिसका कोई भौतिक स्वरूप होता है, कोई भौतिक अस्तित्व होता है, जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीन, कंप्यूटर, मोटर गाड़ी, फर्नीचर। इनका कोई ना कोई भौतिक स्वरूप है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो इस प्रकार की संपत्तियों को मूर्त संपत्तियां कहा जाता है। ये जो टेंजिबल एसेट्स हैं उन्हें ही हम लोग आपके कौन सा पुस्तकों में आपके प्रदर्शित करेंगे, वर्गीकृत करके गैर चालू संपत्तियों में। और अमूर्त संपत्तियां
यानी इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसी संपत्तियां जिसे देखा न जा सके, छुआ न जा सके। क्यों? क्योंकि उसका कोई मूर्त स्वरूप होता ही नहीं है। परंतु ऐसी संपत्तियों को आप महसूस कर सकते हैं, उसके प्रभाव को समझ सकते हैं कि इस अमूर्त संपत्तियों के माध्यम से भी व्यापार लाभ अर्जित करता है। तो इसका एहसास आपको होता है, इसके प्रभाव को हम समझ सकते हैं, इसलिए इन संपत्तियों को अमूर्त संपत्ति कहा गया। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। व्यापार की ख्याति यानी गुडविल, व्यापार की प्रसिद्धि ग्राहकों को प्रभावित करके उत्पन्न होती है। व्यापार का नाम कब होगा? जब व्यापार का काम अच्छा होगा, व्यापार द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता अच्छी होगी, या व्यापारी का व्यापार आप पर आपके कौन सा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव ग्राहकों पर बहुत अच्छा होगा। व्यापारी का व्यवहार, दी जाने वाली सेवाएं, व्यापारिक स्थान किस जगह पर है, बहुत सारे चीजें व्यापार की ख्याति को उत्पन्न होने में सहायक होते हैं। इसका भी मैंने विस्तार पूर्वक पिछली वीडियो में दिया है। तो ये गुडविल दिखाई नहीं देती, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, प्रभाव को समझ सकते हैं, इसलिए ये अमूर्त संपत्ति है। इसी प्रकार से एकस्व एकाधिकार, अगर आपने कोई वस्तु निर्मित करी है, आपने उसका सृजन किया है और उसका आपने एकस्व अधिकार करवा लिया है, पेटेंट करवा लिया है, तो इसका मतलब इस प्रकार की वस्तु का निर्माण करने का अधिकार आपके पास होता है। ऐसी स्थिति में आपका बाजार पर एकाधिकार हो जाता है। उस वस्तु का विकल्प आपके कौन सा जब तक नहीं होगा, तो व्यापार पर एकल अधिकार आपका होगा। तो इस अधिकार का भी आपको क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से एक और शब्दार्थ आता है व्यापारिक चिन्ह। आजकल व्यवसाय अपने कौन सा ट्रेडमार्क के ऊपर भी काफी ध्यान देती है। हर एक व्यापार का कोई व्यापारिक चिन्ह, पहचान होती है, जिसके आधार पर आपके संस्था को हम पहचान सकते हैं। मैकडोनल्ड का एम आपका लिखा हुआ मिलता है, तो वो एम का उन्होंने कौन सा ट्रेडमार्क करा रखा है, यानी वही उनका ट्रेडमार्क है और उसके आधार पर हम उसको समझ सकते हैं। नाइक कंपनी का राइट का सिंबल होता है। राइट का सिंबल अगर किसी प्रोडक्ट पे लगा है तो हम समझते हैं कौन सी कंपनी का है, नाइक कंपनी का है। यही व्यापारिक चिन्ह है। इसी प्रकार से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को भी अमूर्त संपत्ति की कैटेगरी में रखा। हम सॉफ्टवेयर का प्रभाव तो समझ सकते हैं, पर सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते, तो उसका भी कोई फिजिकल स्वरूप न होने के कारण से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी हम अमूर्त संपत्ति की कैटेगरी में रखते हैं। तो गैर व्यापारिक संपत्तियां आपके कौन सा दो भागों में वर्गीकृत करेंगे, मूर्त संपत्तियां और कौन सा अमूर्त संपत्तियां। अब समझते हैं इसका नेक्स्ट आपका कौन सा चालू संपत्तियां यानी करंट एसेट्स किसे कहा जाए। चालू संपत्ति का अभिप्राय क्या है, यानी करंट एसेट्स। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो प्राय पुनः विक्रय के लिए अथवा एक वर्ष के अंदर रोकड़ में परिवर्तित आपके करने के लिए रखी जाती हैं। इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये वो संपत्तियां हैं जो अल्पकाल में प्राय एक वर्ष से कम अवधि के अंदर अंदर रुपए में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसी संपत्ति को ही हम चालू संपत्ति यानी करंट एसेट्स के नाम से जानते हैं। इसके कुछ आपको एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। उसके पहले अपन एक बात और समझें कि चालू संपत्तियां व्यापारी के व्यवहारों से प्रभावित होकर परिवर्तित होती रहती हैं, इसलिए इसको चालू संपत्ति कहा गया, करंट एसेट्स कहा गया। और परिवर्तन आपके या तो उसमें कमी होगी या उसमें वृद्धि होगी, ये व्यवहार से प्रभावित होकर आपके इन संपत्तियों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे व्यापार के देनदार हैं, जिसको अपन ने उधार माल बेचा है, तो अगर देनदार निकट भविष्य में 1-2 महीने में अपनी आपके उधार विक्रय की राशि चुकाता है तो देनदारों में कमी आएगी, और अगर उसको और उधार बेच दिया जाए तो देनदारों में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से देनदार खाते में अल्पकाल में परिवर्तन होता है और ये चालू संपत्ति की श्रेणी में आता है। अगर देनदारों ने अपनी लिखित आपकी स्वीकृति प्राप्य विपत्र के रूप में आपको दे रखी है, तो उसमें लिखी हुई राशि भी आपको अल्पकाल में प्राप्त होगी, 2-1 महीने में प्राप्त होगी, तो प्राप्य विपत्र की राशि घटेगी। और यदि उसने और लिखित स्वीकृति हमें दे दी है
उधार विक्रय के संदर्भ में, तो प्राप्य विपत्ति की राशि में वृद्धि होगी। इसी प्रकार से व्यापार का रहतिया यानी स्टॉक, रहतिया का मतलब क्या बताया था, न बिका हुआ माल। जो माल नहीं बिका वही रहतिया है, परंतु वो कब बिकेगा, अल्पकाल में बिकेगा, 1-2 महीने में बिकेगा, 2-3 महीने में बिकेगा, और जैसे ही वो बिकेगा स्टॉक के मूल्य में कमी आएगी। और अगर आपने और माल खरीद लिया है तो आपके स्टॉक में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो इस प्रकार से इन आपकी चालू संपत्तियों में कमी या वृद्धि होगी। व्यापार का रोकड़ शेष, बैंक शेष, अगर आप कौन सा खर्चा करेंगे तो कम होगा, और अगर किसी प्रकार की आय की प्राप्ति होगी तो आपकी कौन सा इस संपत्तियों में वृद्धि होगी। तो ये चालू संपत्तियां हैं, इनका प्रभाव, इन पर प्रभाव व्यापारिक व्यवहारों के आधार पर ये बढ़ती और घटती रहती हैं। अल्पकाल में ये रोकड़ में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए इन संपत्तियों को क्या नाम दिया गया, चालू संपत्ति, करंट एसेट्स। इन संपत्तियों में अल्पकाल में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इन संपत्तियों को लघुजीवी या सक्रिय संपत्ति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया, ये अल्पकाल में रोकड़ में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। मैंने उदाहरण भी आपको समझाया है कि देनदार सदैव देनदार नहीं रहते हैं, बल्कि थोड़े समय में वो रोकड़ में परिवर्तित होते रहते हैं, और माल का रहतिया भी समय समय पर बिकता रहता है, तो वो विक्रय में परिवर्तित होता रहता है। प्राप्य विपत्रों की राशि भी हमें वसूल होती है, तो उसमें भी क्या होती है, कमी आती है। इसलिए इन सभी संपत्तियों को हम लघुजीवी, इनका अल्पकाल का ही समय होता है, 2-3 महीने, 5-6 महीने का, उससे ज्यादा का इनका समय नहीं होता है, इसलिए इनको लघुजीवी या सक्रिय संपत्ति के नाम से भी जानते हैं। अब इसी में समझते हैं एक और संपत्ति का प्रकार, काल्पनिक या नाम मात्र की संपत्तियां। ये काल्पनिक और नाम मात्र की संपत्तियां क्या हैं, ये वास्तव में फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स कहलाती हैं। ये संपत्तियां नहीं होती हैं, ये वे संपत्तियां हैं जिन्हें रोकड़ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और न ही इन संपत्तियों से भविष्य में कोई लाभ आपके प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लाभ हानि खाते का डेबिट शेष, यानी किसी चालू वर्ष में आपको हानियां ज्यादा हो गई, तो उस हानि को एक वर्ष में अपलिखित करने की बजाय आने वाले कई वर्षों में अपन वर्गीकृत कर देते हैं। तो जो हानि पुस्तकों में अभी हमने अपलिखित नहीं करी है, उसे काल्पनिक संपत्ति के रूप में चिट्ठे में दर्शाया जाएगा, ताकि आने वाले वर्षों में से उसे अपलिखित कर सकें। तो ये वास्तव में संपत्तियां नहीं होती हैं, परंतु आपके कौन सा, इनको इसलिए संपत्ति माना जाता है क्योंकि इस आपके खर्चों का, इन हानियों का प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक पड़ता है। इसी प्रकार से अपलिखित न किए गए वे, जैसे विज्ञापन वे, प्रारंभिक वे, अभिगोपन कमीशन, अंश और ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। किसी संस्था ने विज्ञापन का जो खर्चा है वो सामान्य से बहुत अधिक कर दिया, और ऐसा इसलिए किया कि हो सकता है कि उसे कोई छूट की प्राप्ति हो रही हो या किसी प्रकार का बेनिफिट हो रहा हो, तो उन्होंने अपने वित्तीय खर्च से की तुलना में कई गुना आपके कौन सा खर्च कर दिया है, और ऐसे खर्च का प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक पड़ेगा। तो ऐसे आपके आयगत प्रकृति के खर्च को हम अब पर्टिकुलर एक वर्ष में अपलिखित करने की बजाय उतने वर्षों में वर्गीकृत करेंगे जितने वर्षों तक इसका लाभ मिलेगा। तो जितना भाग लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया गया, उसे अब काल्पनिक संपत्ति के नाम से या नाम मात्र की संपत्ति के नाम से चिट्ठे के अंतर्गत दिखाया जाएगा। इसको अपन आगे और बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आपको प्रारंभिक स्तर पर इतना ही आपके कौन सा नॉलेज में आपको होना चाहिए। तो ये संपत्तियां हम लोगों ने पढ़ी कि संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, उनको हम किस प्रकार से आपके कौन सा वर्गीकृत करेंगे। ये संपत्तियां वास्तव में संपत्तियां नहीं हैं, परंतु इन्हें धीरे धीरे प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में स्थानांतरित किया जाता है, जब तक कि इन्हें पूर्णतया लाभ हानि खाते में स्थानांतरित न कर दिया गया हो, जब तक इनका शेष संपत्ति खाते में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं,
वो दायित्व को लेकर है। दायित्व कितने प्रकार के होते हैं, दायित्व का क्या अर्थ होता है और ये व्यापार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको लेकर नेक्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों की प्रिपेयर करी है, तो इसको भी आप लोगों को देखना है। अभी 2 से 3 वीडियो आपके कौन सा शब्दार्थ को लेकर अभी और शेष है। इन सभी वीडियो को देखने के उपरांत ही हम फिर अपने सिलेबस को, प्रैक्टिकल पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।